नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हमने हमारे सीनियर्स को और आपने आपके सीनियर्स को ये कहते सुना होगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट बड़ी बेवफा, रात को याद सुबह सफा। लेकिन इसमें दोष केमिस्ट्री का नहीं है, दोष है बेसिक कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने का। और अधिकतर केसेस में बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और सारा दोष मर दिया जाता है केमिस्ट्री पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ा धन है केमिस्ट्री में, ये मान के चलिए। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे तो केमिस्ट्री से ज्यादा खूबसूरत सब्जेक्ट आपको कोई लगेगा नहीं। ऐसे ही एक बेस कॉन्सेप्ट की आज हम बात करते हैं। NH3 लेते हैं। टॉपिक क्या है वो भी बताऊंगी, सबसे पहले बेस कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो बेस कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने से होती है। अब ये जो NH3 है, यहाँ पर आप देख पा रही हैं कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। ठीक, चलिए कहानी शुरू करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p3 होगा। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, कई बच्चों को ये कॉन्फ़िगरेशंस ही समझ में नहीं आते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस शेल क्यों है, ये जो अंदर वाला शेल है ये क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता किसी भी रिएक्शन में या इलेक्ट्रॉन के लेन देन में, सब समझेंगे। पहले सिर्फ जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अब ये अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होते, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होते, तो आपने 2 शेल्स लिखे होते, K और L। पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होते और बाकी के शेल में, L शेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते और आपको ये भी बताया जाता कि L शेल आपका वैलेंस शेल है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन या शेयरिंग जो कुछ भी होता है वो वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करती है। ठीक, चलिए अगर ये वैलेंस शेल है तो इस केस में, नाइट्रोजन के केस में क्या होगा पहले वो समझिए। देखिए, नाइट्रोजन के ये जो p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल में आपको पता है p ऑर्बिटल में 3 कमरे होते हैं। इन तीनों कमरों में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों के तीनों अनपेयर्ड है। ठीक है, ये है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाएंगे। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। 9th और 10th में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि K शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और होने कितने चाहिए? 2। यहाँ पर भी इसके पास होने कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज थी, इसलिए ये हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के कॉन्टैक्ट में आता है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए जाते हैं। मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयर कर लिया, या फिर इसको हम बोलेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। अच्छा, एक बात और समझिए, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे p ऑर्बिटल के, नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया। अगर आपको ये लैंग्वेज मिलती है तो घबराने की बात नहीं है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है, s शेल। इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही शेल था, s, जिसको आप इस तरीके से गोले में दिखाते हैं, ठीक है ना, सर्किल में दिखाते हैं। p ऑर्बिटल को तो आप ऐसे डंबल दिखाते हैं ना। तो अगर वो ये कहते हैं कि p शेल ऑर्बिटल ने s के साथ ओवरलैप किया और उसके बाद बॉन्ड बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर दिया। अल्टीमेटली तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भैया हाइड्रोजन को, आम भाषा में हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। हमारा नाइट्रोजन भी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहता था, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता था और इलेक्ट्रॉन्स हो गए शेयर। चलिए, इतना समझ में आ गया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो ऑफ कोर्स ये जो p बॉन्ड है यहाँ एक एक जगह थी ना, तो वो फुलफिल हो जाएगी। मैं इस पे अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी, जो मैं मुख्य बात समझाना चाहती हूँ उस पर आ जाते हैं। अब ये जो 2s2 है, ये जो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर। आपने अक्सर सुना होगा कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ये है। कौन? ये। अब यहाँ छोटा सा पॉज लीजिए और बच्चों का जो कंफ्यूजन है ना वो समझिए। बच्चे कहते हैं कि ये जो s ऑर्बिटल था पहला वाला 1s2, इसके पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनको आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहती हैं? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये 2 लोन पेयर है तो ये 2 लोन पेयर क्यों नहीं है? तो भैया बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है।
आप जानते हैं ना, यहाँ पुरानी क्लासेस में आ जाइए बचपन में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते थे? नहीं करते थे। इनको हम क्या कहते थे? इनको हम कहते थे कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के जो सबसे बाजू वाला, जो सबसे पहला वाला शेल था, वो ये के शेल था। इस के शेल को 11th में आकर, और बल्कि 9th में भी आपने n=1 पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो आपका के शेल है ना, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, यानी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके रखते हैं, जाने नहीं देंगे, राइट। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, इसलिए ये वाला जो शेल है वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या करेगा पार्टिसिपेट? इसके बाद वाला जो शेल है वो क्या कहलाया जाएगा? n=2, और आप उसको क्या बोलेंगे? L। अब कोरिलेट करने की कोशिश करिए और देखिए कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये पांचों इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इसी में थे, जो क्या था? n=2। 11th स्टैंडर्ड में ये जो n=2 है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसको आप कैसे दिखाएंगे? 2s2 और 2p3। तो आई बात समझ में कि p ऑर्बिटल के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने तो चलो डायरेक्टली बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन अब अगर इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे तो वो किसके दिए जाएंगे? 2s2 के। क्यों? क्योंकि भैया देखो, एल शेल क्या कहता है? एल शेल कहता है यही है वैलेंस शेल। तो इसका मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी उस वैलेंस शेल या फिर जरूरत पड़ने पे ये भी इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर ये क्लियर हो गया तो अब आपका एक कंफ्यूजन जो नाइट्रोजन से रिलेटेड था वो क्लियर हो गया। अब एक और सवाल ना, NH3 जो होता है वो बेसिक क्यों होता है? व्हाई इज इट बेसिक इन नेचर? सिंपल, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ना नाइट्रोजन की अमीरी दिखाता है। आई एम रिच, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, ओके। ये बात जब H पॉजिटिव को पता चली, H पॉजिटिव कौन? इसकी भी कहानी सुन लेते हैं। एक HCl था हमारे पास, टूट गया था H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। अब क्लोरीन तो आपको पता ही है कितना चंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ये भाषा एग्जाम में लिखने की नहीं है, बच्चों को समझाने के लिए है और इससे समझ में आ जाता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इसलिए हो गया Cl नेगेटिव, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले जाने की वजह से H पर आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। H पर 1 पॉजिटिव चार्ज, कौन सा बॉन्ड था, क्या था, इन सब झंझटों में मत पड़िए। सिर्फ ये देखिए कि HCl जब टूटता है, जब एसिड टूटता है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। ये जो H पॉजिटिव है इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ले देखिए, इसका एटॉमिक नंबर हमने यहाँ डिस्कस किया था कि एक ही है। इसका मतलब इसके पास एक न्यूक्लियस था, प्रोटॉन इसके पास एक था, और एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया। अब इसके पास ले देके प्रोटॉन बचा, न्यूट्रॉन तो था ही नहीं। इसीलिए जो H पॉजिटिव होता है ना, उसको हम प्रोटॉन भी कह देते हैं। अब देखो, धोखा तो हो गया उसके साथ, उसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए उसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। घूम रहा था, परेशान हो रहा था, नाइट्रोजन की एंट्री होती है। नाइट्रोजन कहता है क्यों भैया परेशान हो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बात नहीं, देखो तुम देख ही रहे हो, मैं रिच हुआ, मैं रिच, तो मेरे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मैं तुमको दे देता हूं। अब देन लेन जीवन में हो या केमिस्ट्री में हो, देन लेन के बाद एक बॉन्ड तो बन जाता है, दोस्ती का हो, भरोसे का हो, बिजनेस का हो, बॉन्ड तो बन ही जाता है ना। यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनेगा, यानी जब नाइट्रोजन अपने ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इस नाइट्रोजन और प्रोटॉन के बीच में मुझे कहना चाहिए, या फिर H पॉजिटिव के बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा उसको ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब सामने वाले के पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है, मैं ही इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। मैं कौन? नाइट्रोजन, वही इन्वेस्ट करेगा इस केस में। तो क्योंकि नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, तो ऑफकोर्स एक बॉन्ड तो बनेगा ही ना। तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको आप नॉर्मली डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो अब अगली लाइन बहुत ही प्यारी है, जो ये कहती है कि NH3 इज बेसिक इन नेचर। बेसिक कौन होता है? जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे, वो एसिड।
और जो उस H पॉजिटिव आयन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे वो बेसिक, ठीक है ना, याद रहेगा। बेसिक का मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे, वो बेसिक कहलाया जाएगा। तो NH3 जो है, क्योंकि वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है, इसलिए ये जो है NH3 जो है वो ज्यादा बेसिक कहलाया जाता है। अब इससे भी ज्यादा धुरंधर आपको मिलेंगे, मिथाइलामाइन मिलेगा, इथाइलामाइन मिलेगा, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ जाइए कि ये जो है अब आपका ये बेसिक क्यों है, अब आप समझ गए, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसने H पॉजिटिव आयन को दिया, इसलिए ये बन गया बेसिक। देख लीजिए, इसको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, एक और चीज है, हाथ लगे हाथ समझा देती हूँ, छोटी सी बात है। जब ये सब जुड़ गए तो अभी तक तो NH3 थे ना, अब H पॉजिटिव ये वाला भी तो आ गया इसके साथ, वो भी तो परिवार का मेंबर ही हो गया, तो ये कहलाया जाएगा NH4 पॉजिटिव। ये जो NH4 पॉजिटिव आप देख रहे हैं यही कहलाया जाएगा आपका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो बेसिक था, तो ये एसिड क्यों कहलाया गया? क्योंकि भैया NH3 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जब दिए थे ना, जब वो दानवीर था, जब उसने उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तब तो वो बेसिक था, लेकिन जब उसने किसी की मदद की और उसको अपने ही परिवार का सदस्य बना लिया तो उसका तो नेचर पॉजिटिव, H पॉजिटिव तो एसिडिक था ना, HCl से निकला था, तो जो H पॉजिटिव रिलीज करता है वो एसिड होता है। इसलिए जब ये H पॉजिटिव को अब अपने साथ जोड़ लेगा तो इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। यहाँ कॉन्जुगेट देखते ही आप समझ जाइएगा कि अच्छा कॉन्जुगेट कोवेलेंट बना है, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। तो NH3 तो बेस रहेगा, पर NH4 पॉजिटिव जो है आपका वो कॉन्जुगेट बेस रहेगा, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड रहेगा, कॉन्जुगेट एसिड रहेगा। H पॉजिटिव जुड़ गया ना। छोटा सा लेक्चर था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बड़ा वीडियो हो जाता है, शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देते हैं, देखिए इसको। और सबसे बड़ी बात है कि केमिस्ट्री को ना सिर्फ सुनिए, सिर्फ समझिए। अगर आप ये सोचे कि सेकंड्स में आप तक कुछ पहुंच जाएगा तो वो समय तब आएगा जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो सेकंड्स में आप तक आंसर पहुंचेगा और आप तक मार्क्स पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए आज आपको धैर्य रखना जरूरी है। अभी इस लेक्चर के फौरन बाद में एक और लेक्चर लूंगी जो बहुत ही खूबसूरत रहेगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन तक भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको हेल्प करेगा, तो वो भी जरूर सुनिएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक और चीज सुनिए, ये जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं ना, ये जो सिंगल बॉन्ड बने हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इनको हम कोवेलेंट तो बॉन्ड बोलते ही है ना। अच्छा, इसको ना आप सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो हर एक सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर अगर आप तो कहीं पढ़ लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको नॉर्मली हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन में आप अच्छा वो दूसरी कहानी है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव आई इफेक्ट तक पहुंच रही थी मैं। चलिए, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो ऐसा काम जरूर कीजिए। आपकी जय हो उसके लिए आपको कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा कुछ काम करना है। अगर आपने रोज की जो छोटे छोटे टारगेट्स बना रखे हैं उनको ही अचीव कर लिया तो आपकी जय ही तो है ना। चलिए, नमस्कार।